हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट में। लगातार इंडियन हिस्ट्री की सीरीज मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और लगातार वो पूरा कंटेंट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरा कवर आप कर पाएंगे। जिसमें कि मैं लगातार वीडियोज़ ला रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया लगातार मैं अपने वीडियोस को ला रहा हूँ, जिसमें कि महाजनपद का जो एरा है उससे हमने कंप्लीट किए हैं थ्योरी क्लासेस, और लगातार थ्योरी क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि वो पूरा थ्योरी का कंटेंट हिस्ट्री का मैं कंप्लीट कर रहा हूँ एशियन हिस्ट्री पर, जो कि महाजनपद काल से शुरू होते हुए 600 BC से शुरू होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि महाजनपद काल, फिर हिर्यक वंश, उसके बाद में आने वाले आगे के वंशों के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने जो लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था वो किया था हक्कामानी जो साम्राज्य था, जो कि भारत में सबसे पहला आक्रमण था, उसको मैंने कंप्लीट किया था, जो कि हक्कामानी साम्राज्य के जो शार्यस द्वितीय है उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण हुआ था, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में जो कि आक्रमण हुआ था। तो उसको मैंने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो, जो कि मैंने, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के साथ में डाल दिया है, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीरीज कहीं ना कहीं पे वो जो कंटेंट है जो कि हक्कामानी साम्राज्य का है, जो कि शार्यस द्वितीय ने जो आक्रमण किया था, उसके बाद में जो अंतिम राजा रहा पश्चिम उत्तर के जो भारत के क्षेत्र में, जो कि दारा तृतीय था, उसके बाद में जो आक्रमण होता है वो सिकंदर का होता है। तो सिकंदर का जो भारत का अभियान है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि मैं 2 पार्ट में इसको लेके आऊँगा। तो ये पहला पार्ट है जिसमें कि मैं आपको सिकंदर का जो भारतीय अभियान है उसके बारे में इसमें जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद में अगले पार्ट में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद में अगला वीडियो भी आप पूरा कंप्लीट जरूर कीजिएगा, जो कि इसके बाद में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जैसे कि जो हेडिंग है, हेडिंग से आपको लग रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये सिकंदर का जो भारतीय अभियान था, यानी कि भारत के ऊपर में जो अभियान था, भारत पर विजय पाने का अभियान था, उस पर मैं पूरा कंटेंट लेके आया हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था कि भारत पर जो पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो 600 BC में अगर बात की जाए तो 558 ईसा पूर्व जो ईरान में पारसिक साम्राज्य, या फिर उसको हक्कामानी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, उसका जो राजा था जो कि था शार्यस द्वितीय, जिसने कि ईरान में हक्कामानी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने सबसे पहले पश्चिम उत्तर भारत में आक्रमण किया था। देन उसके बाद में वो लगातार पश्चिम उत्तर के जो भारत का क्षेत्र था उस पर लगातार वहां पर सत्ता उसकी कायम रही, और उसका जो आखिरी राजा रहा वो रहा था दारा तृतीय। दारा तृतीय के समय में सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर भारत में प्रवेश करता है और वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजा के रूप में सिद्ध होता है। अगर बात की जाए हक्कामानी आक्रमण के पश्चात में, जब हक्कामानी आक्रमण हुआ उसके पश्चात में जो पश्चिम उत्तर भारत का क्षेत्र था एक दूसरे यूरोपीय आक्रमण का शिकार होता है, जो कि होता है सिकंदर का आक्रमण। और ये एक महान यूरोपीय विजेता सिकंदर के नेतृत्व में होने वाला ये एक मैसिडोन का आक्रमण था। मैसिडोन का ये राजा था। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो ये जो सिकंदर था, ये मैसिडोन का जो क्षत्रप था फिलिप द्वितीय, नाम याद रख लीजिएगा, फिलिप द्वितीय, जिसका की शासनकाल था 359 से लेके 336 ईसा पूर्व, उसका ये पुत्र था। पिता की मृत्यु के पश्चात, जब पिता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात ये 20 वर्ष की अल्पायु में, यानी कि ये सिर्फ उस समय 20 वर्ष का था, उस समय ये राजा बनता है। कहाँ का? मैसिडोन का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैसिडोन का ये राजा बनता है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, यानी कि इसकी जो महत्वाकांक्षाएं वो बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है ना, ये बचपन से ही इसके मन में एक इच्छा थी कि ये एक विश्व का, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सम्राट बनने की इसकी इच्छा थी। तो उसी इच्छा की पूर्ति करते हुए जब ये राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद में ये अपनी विजय यात्रा पर आगे निकलता है। कहा जाता है कि विश्व विजय की यात्रा की जो प्रेरणा थी वो इसके पिता के द्वारा इसको प्राप्त हुई थी। इसके पिता ने इसको ये प्रेरणा दी थी कि विश्व का विजेता हमको बनना है। तो उसका जो उसमें जो उत्साह था, उसमें जो साहस थी, जो वीरता थी, जो कि उसमें पहले से ही ये सारी खूबियां उसमें मौजूद थी।
मैसिडोन तथा यूनान में अपनी ये स्थिति जो सुदृढ़ करने पाने की मजबूत करने के बाद में उसने अपने जो दिग्विजय का जो अभियान था, जो कि ये पूरे विश्व का विजय बनना चाहता था, उसकी एक व्यापक पूरी तरीके से ये योजना इसने तैयार की। और इस प्रक्रिया में उसने पश्चिमी जो प्रदेश थे, ठीक है ना, पश्चिमी प्रदेश का ये राजा था, यूरोप का राजा था, यूरोप से आगे बढ़ते हुए ये पूर्वी की तरफ में आगे बढ़ा। तो इस प्रक्रिया में इसने सबसे पहले एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैक्ट्रिया और सुडियाना, ये सारे जितने भी जो कि पूरब की तरफ में आगे बढ़ते हुए जो राज्य थे उस समय के, वहां को उसको जीतता हुआ ये आगे बढ़ा। और 331 ईसा पूर्व के समय आरबेला का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जो कि दारा तृतीय के साथ में हुआ था, जो कि क्या हकामानी साम्राज्य का आखिरी राजा रहा, जो कि पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्र में इसका राज था। उसके साथ में इसका जो युद्ध होता है, बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध होता है। उस युद्ध में हकामानी साम्राज्य का ये आखिरी राजा जो दारा तृतीय था, वो उसकी हार होती है। और हार होने के बाद में इसकी बहुत बड़ी सेना थी, ये मान के चलिए उस सेना की में भारतीय जो सैनिक थे उनको भी इसमें हायर किया गया था, जो कि गांधार और सप्त सिंधु प्रदेश से इन्होंने हायर किए थे, जिसके बारे में जानकारी आपको विभिन्न लेखों में मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे उन सैनिकों के साथ में भी जो हकामानी साम्राज्य का आखिरी राजा रहता है दारा तृतीय, उसकी हार होती है। और हारने के बाद में यहाँ पर हकामानी साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जब यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण होता है। कब होता है ये? 331 ईसा पूर्व के समय में। और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सफलता मिलती है और जो हकामानी साम्राज्य है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगर पश्चिम उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम इस समय चर्चा करें, क्योंकि जिस समय हकामानी साम्राज्य यहाँ पर खत्म होता है, तो खत्म होने के बाद में फिर से वही परिस्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं, क्योंकि इस समय जो आजू बाजू के छोटे छोटे जो राज्य थे, ठीक है ना, वो फिर से अराजक हो जाते हैं और यहाँ पर अराजकता के दौर पर यहाँ पर स्थिति फिर से खड़ी हो उठती है। और इस अराजकता से विभिन्न छोटे छोटे साम्राज्य एक दूसरे के साथ में यहाँ पर विजय होने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये जो सिकंदर की विजय के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अराजकता होती है, जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्य अगर एक दूसरे के साथ में युद्ध करेंगे तो वहां पर एक शक्तिशाली जो राज्य होगा, साम्राज्य होगा, जो उसके पास में लगा रहेगा, उसको पूरा मौका मिलेगा कि इन छोटे छोटे राज्यों में जो कि आपस में लड़ रहे हैं, इस पर अपना विजय प्राप्त की जाए। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सिकंदर के लिए एक बहुत ही ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र था। अतः हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात में इसने 326 ईसा पूर्व के में जब बसंत ऋतु आती है, उसके अंत में एक विशाल सेना के साथ में ये भारतीय विजय के ऊपर चल पड़ता है, यानी कि भारत पर विजय के लिए ये आगे की ओर प्रस्थान करता है, जो कि हकामानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, जब आक्रमण के लिए ये आगे बढ़ता है, उस समय पारस्परिक द्वेष और घृणा के कारण वे किसी न किसी आक्रमण के संगठित रूप से सामना करने के लिए सशक्त नहीं थे, जो कि छोटे छोटे राज्यों में पश्चिम उत्तर के जो भारत के राज्य थे। अगर बात की जाए, राजतंत्र गणतंत्र को समाप्त करना चाहता था पश्चिम उत्तर भारत में, और गणतंत्र राजतंत्र को समाप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता था यहाँ पर। अगर बात की जाए डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार, यहाँ पर लगभग 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र के रूप में यहाँ पर स्थित थे, जो कि पश्चिम उत्तर भारत में थे, जो कि इस समय पंजाब, सिंध जैसे प्रदेशों में यहाँ पर ये शक्तियां विद्यमान थी। और अगर इसके बारे में बात की जाए, जो 28 प्रदेश कौन कौन से थे ये समझ लेते हैं, जिसमें कि अगर पहला राज्य की बात की जाए तो वो था ऑस्पेसियन, दूसरा था गुरुआंश प्रदेश, तीसरा एसके कोनस, निसा, प्यूकेला ओटिस, तक्षशिला, आरिक्सेस राज्य, अभिसार, ये 8 राज्य थे। इस तरीके से पुरु राज्य था ना, ग्लियोनिकाय प्रदेश, गांधारी जिसको कि गांधार बोला जाता था, आंद्रेस्ताइस, कथाई या फिर इसको कैंथियस भी बोला जाता था, सोफोइटियस जो जिसको कि सुभूति राज्य के नाम से भी जाना जाता था,
15वां जो राज था वो था पैगिला, 16वां राज सिबोई था यहाँ पर, 17वां था अगलसोई, और 18वें राज्य की बात की जाए जिसको कि क्षुद्रक या फिर शूद्रक के नाम से भी जानते थे, मलोई जिसको कि मालव राज्य के रूप में जानते थे, आबस्टोनोई या फिर इसको अम्बस्ट के रूप में भी जानता था, ये 20वां राज्य था। 21 और 22वें राज्य जो थे वो थे जथ्रोई या फिर, और 22वां राज्य था ओसे डी ओई। 23वें और 24वें राज्य के बारे में बात कर लें, छोटे गणतंत्र के बारे में या फिर राजतंत्र के बारे में बात करें तो वो थे सोदोई या और मसनोई। 25वां राज्य मोनसिकोनस राज्य था, और 26वें राज्य की बात करते हैं तो अक्सीकोनोस। 27वां राज्य सैम्बोस राज्य था, और 28वां और आखिरी राज्य था वो था पटलैन या फिर इसको पाटल राज्य के रूप में जानते हैं। अगर इन सभी राज्यों के बारे में अपन एक एक करके समझें तो इनकी जो उस समय की जो स्थिति थी, जो कि आज के अगर भारत प्रदेश के बारे में बात करें, भारत के राज्य के बारे में बात करें, आज के वर्तमान ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो जो ऑस्पेसियन था वो एक गणतंत्र राज्य के रूप में था, एक गणतंत्र के रूप में ये राज्य स्थापित हुआ था, जो कि काबुल नदी जो कि अफगानिस्तान में आज के वर्तमान में देखा है, काबुल नदी के उत्तर की पहाड़ी के भाग में फैला हुआ था। अगर गुरेज प्रदेश के बारे में बात करें तो ये राज्य ऑस्पेसियन और अश्वक राज्य, जो अश्वकों का राज्य था, उसके बीच में स्थित था। अगर हम तीसरे राज्य जिसको कि एसके केनोस राज्य के रूप में जानते हैं, ये अश्वकों के राज्य के पास में जो एक स्वाति नदी थी, स्वाति नदी के तट पर स्थित था, जिसकी राजधानी जो थी उसका नाम था मेगासा, या फिर इसको मसांग के रूप में भी इस राजधानी का नाम अन्य नाम के रूप में जानते हैं, मसांग के रूप में राजधानी थी। चौथा जो था वो निसा, जो कि एक गणराज्य के रूप में था, जो कि काबुल और सिंध नदी के बीच में स्थित था। 5वां राज्य जो कि है प्ल्यू के लोइटिस, जिसे संस्कृत में पुष्कलावती के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृत में इसका नाम था पुष्कलावती, जो कि एक गणतंत्र के रूप में था, जो कि पश्चिमी गंधार, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पेशावर जिला है वहां पर स्थित था ये। तक्षशिला की बात की जाए तो तक्षशिला एक राजतंत्र के रूप में सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। तक्षशिला प्राचीन गांधार राज्य का जो पूर्वी भाग था, जो कि आज के समय में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जिला है वहां पर यह बसा हुआ था तक्षशिला। और अगर 7वां राज्य जिसको कि अर्सेक्स राज्य के रूप में जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था, जो कि एक राजतंत्र तक्षशिला का ही एक भाग था। इसे संस्कृत में ओरेसा भी कहा जाता है। 8वां राज्य जिसको कि अभिसार लेते हैं, इसको स्ट्रेबो ने इसको तक्षशिला के उत्तर में जो पहाड़ी क्षेत्र था उसके आसपास का क्षेत्र इसको बताया गया है। संभवतः ये प्राचीन कंबोज का राज्य था। कंबोज जो कि आज के समय में अगर बात की जाए तो पश्चिम और दक्षिण का जो कश्मीर का क्षेत्र है आज के समय में भारत का, वो भाग हुआ करता था, जो कि उस समय का एक राजतंत्र था अभिसार। पुरु राज्य ये एक राजतंत्र था जो कि झेलम तथा चेनाब नदी के बीच में स्थित था। इसमें प्राचीन केके प्रदेश भी सम्मिलित था। केके यहाँ का राजा पोरस था, इसके बारे में हम जानेंगे। सिकंदर के साथ में इसका जो युद्ध हुआ था वो हम जब हम आगे बढ़ेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। तो केके जो कि इसी राज्य में सम्मिलित था, जो कि पुरु राज्य में था। अगर हम ग्लो निकाय प्रदेश के बारे में बात करें तो ये भी एक गणराज्य था, जो कि चेनाब नदी के पश्चिम में बसा हुआ था। गांधारिस एक राजतंत्र था, जो कि चेनाब और रावी नदी के बीच में, यानी कि ये छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे गणतंत्र और राजतंत्र के रूप में ये स्थापित थे। चेनाब और रावी नदी के बीच में थे, जो कि गांधार महाजनपद का पूर्वी भाग था। और यहाँ पर जो जो कि पुरु राज्य था, ठीक है ना, पोरस जो था, ये मानते हैं पोरस जो पुरु राज्य का राजा था, पोरस उसका जो भतीजा था वो इसमें राज्य करता था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आंध्रस्ताई जो कि एक गणराज्य था, रावी के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो पिंपरा थी, पिंपरा या फिर इसको पिंपरमा भी बोला जाता है। ठीक है ना। 13वां राज्य जो कि कथाई या फिर इसको कैंथियस भी बोला जाता है। इसको स्ट्रबो ने इस राज्य को झेलम और चेनाब के बीच में स्थित पाया है, और ये भी एक गणराज्य के रूप में स्थापित था। अगला जो राज्य था वो सुबोती या फिर सोफाइटस के नाम से, ये भी झेलम की नदी, यानी कि जितनी भी जो झेलम
चेनाब, सिंधु, ये सब जितनी भी नदी थी इसके आजू बाजू के जो भाग थे, यहीं पर ये पूरे के पूरे 28 जो राज्य थे वो स्थापित थे यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो कि इसी के आजू बाजू के छोटे छोटे राज्यों में और राजतंत्र में और गणतंत्र के रूप में ये स्थापित थे। अगर हम बात कर लें पटलेन या फिर पाटल की, तो ये राजतंत्र जो थे ये सिंधु नदी का जो डेल्टा के पास में आसपास का बसा हुआ क्षेत्र था, इसकी राजधानी पाटल थी। ठीक है, तो ये पूरे 28 राज्य थे जो कि छोटे छोटे राजतंत्र गणतंत्र के रूप में स्थापित थे। सिकंदर के समकालीन अगर हम यूनानी लेखकों ने इन राज्यों को पारस्परिक शत्रुता के रूप में इसका उल्लेख किया, यानी कि ये आपस में इनकी शत्रुता थी और एक दूसरे के साथ में ये कहीं ना कहीं पे अपनी राज्य के विस्तार नीति की तरह झड़प किया करते थे, एक दूसरे के साथ में लड़ते थे। और जो एक लेखक है कर्टियस, उसने ये बताया कि तक्षशिला का जो राजा आम्बी था तथा केके नरेश, ठीक है ना, पोरस, इन दोनों के बीच में शत्रुता थी। एरियन के अनुसार अगर देखा जाए तो पोरस और अम्बिरसियस ने मिलकर जो मालव तथा शूद्रक पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, और पोरस तथा उसका जो भतीजा था, जो भतीजा था, उसके साथ उन दोनों के संबंध भी खराब थे, यानी कि जो भतीजा राज करता था जिस क्षेत्र में, और जो पोरस था जो पूर्व राज्य का राजा था, उन दोनों के भी संबंध भी खराब थे। संबोस तथा मैक्यूनस एक दूसरे के शत्रु थे। तो इस तरीके से क्या ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ में घृणा करते थे और आपस में कहीं ना कहीं शत्रुता के कारण सिकंदर को यहाँ पर काफी ज्यादा लाभ हुआ। और उसका जो कार्य था, जो कि एक विश्व विजय बनना चाहता था, तो उसमें ये काफी ज्यादा उसका काम सरल हो गया। और इन सभी राज्यों ने आपस में शत्रुता रहकर, यूनिटी ना रहकर, एकता ना रहकर, सिकंदर का काम आसान यहाँ पर कर दिया था। तो हम आगे चलते हैं। सिकंदर का, जब सिकंदर हकमानी साम्राज्य का विनाश किया उसने, और हकमानी साम्राज्य जो कि पश्चिम उत्तर भारत का देश क्षेत्र था, वहां से दारा तृतीय को जब हरा देता है, देन उसके बाद में ये आगे बढ़ता है सिंधु की तरफ में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग बताई है, सिकंदर का सिंधु की ओर जब प्रस्थान होता है, तब इसमें पूरी जानकारी इसमें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है और कैसे वो एक एक राज्य को यहाँ पर, जो छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र के रूप में यहाँ पे स्थापित थे, वो कैसे इसके कंट्रोल में आते हैं और कैसे इस पर जीत हासिल होती है। हकमानी साम्राज्य के विनाश के पश्चात में सिकंदर ने उसके जो पूर्वी भाग की स्थिति थी यहाँ पे कि एक जिसको कि बल्ख के नाम से, यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रांत था, वहां पे एक उपनिवेश की स्थापना करता है सिकंदर। जब हकमानी साम्राज्य को जीत लेता है तो उसी के पास का क्षेत्र था जो पूर्वी भाग था, ठीक है ना, जो कि भारत से लगा हुआ क्षेत्र था, बैक्टीरिया ऊपर की बात कर लें तो बैक्टीरिया प्रांत में एक उपनिवेश की स्थापना करता है। और इस स्थान पर उसने भारतीय विजय की कूच किया, मतलब यहीं से वो भारत की विजय के लिए कूच, यानी कि आगे की ओर बढ़ता है, जो कि बल्क से चलकर काबुल के मार्ग पर होते हुए, यानी कि काबुल का जो मार्ग है, मुख्य मार्ग, वहां से होते हुए ये हिंदुकुश पर्वत को इसने पार किया। हिंदुकुश पर्वत जो कि ऊपर में कश्मीर का लगा हुआ जो हिंदकुश पर्वत श्रेणी है, वो वाला जो पर्वत था उसको उसने पार किया, ठीक है ना। और वहां से वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, जहां से कि उसे क्षत्रप को उसने कुशासन का आरोप, वहां पे जो क्षत्रप जो राज करता था उस क्षत्रप पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसको वहां से हटा दिया था उसने, और उसके स्थान पर एक नए क्षत्रप की उसने नियुक्ति की थी। और यहां से सिकंदर ने आगे बढ़ा और आगे निकिया नाम का एक क्षेत्र था, वहां के लिए प्रस्थान करता है। ये भारत का सबसे ज्यादा निकटवर्ती प्रदेश, यानी कि समझ लो कि भारत की बॉर्डर पे आ गया था, ये भारत का बिल्कुल निकटवर्ती प्रदेश था निकिया, वहां तक ये आ पहुंचा था। निकिया ने सिकंदर से तक्षशिला का राजा जो आम्बी था, आम्बी के नेतृत्व में एक दूत मंडल से मिलता है, जो कि एक सबसे पहला राजा था जिसने कि भारत में घुसने के लिए एक जगह दी थी। ये समझ लो कि विश्वासघात किया था, जिसने कि उसे पूरी तरीके से सहायता का आश्वासन दिया था। किसको? सिकंदर को। किसने? तक्षशिला का राजा आम्बी ने। तक्षशिला का राजा आम्बी ने सिकंदर को बहुत बहुमूल्य वस्तुएं और हाथी भेंट किए। किसी भारतीय नरेश के द्वारा ये देश के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वासघात था, जो कि एक विदेशी के लिए यहां पर सहायता प्रदान की थी तक्षशिला के राजा आम्बी ने, ठीक है ना, जो कि एक लिखित इतिहास के रूप में
एक साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है। हिंदुकुश से फिर वो उत्तर में शशिगुप्त नामक एक अन्य भारतीय नरेश ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि पहले तो तक्षशिला, तक्षशिला के बाद में हिंदुकुश का जो उत्तर का क्षेत्र था, यहाँ पे कि शशिगुप्त नामक एक राजा था जो कि एक भारतीय नरेश था, उसने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसको सिकंदर को सहायता देने का वचन दे दिया था। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो भारत में देशद्रोही थे उनके द्वारा जो आश्वासन दिए गए, उसके पश्चात में सिकंदर फिर आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि कल को आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे हमारी सेना के साथ में, जिसमें कि आम्भी और शशि गुप्त नाम का जो राजा रहा उसने, ठीक है ना। तो ये अपने अपने यहां से अगर बात आगे की जाए तो यहां से उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। इसके पश्चात में सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को उसने हेफिस्तान और पेड्रियस नामक के दो सेनापति थे, दोनों सेनापति के नेतृत्व में काबुल नदी के किनारे जो खेबर दर्रा है उससे होते हुए सिंध नदी तक पहुंचने का उसने आदेश दिया। दो सेनापति हेफिस्तान और पेड्रियस, ये दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में काबुल के किनारे पर जो खेबर दर्रा था, खेबर दर्रे से होते हुए ये सिंध नदी से पहुंचने का इसने आदेश दिया। और दूसरा जो भाग था सेना का, उसका उसने स्वयं लीड किया, यानी कि खुद उसको लीड करते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। स्वयं ने उसने लीड किया और उसने कुनार और स्वात नदी घाटी के जो पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र था वहां पे आगे बढ़ता है और वहां पे वो उसने कई क्षेत्रों में वहां की जो जनजाति लोग थे उनसे उन्होंने युद्ध किया, ठीक है ना। तो प्रथम जो सैन्य दल को मार्ग में जो पश्चिमी गंधार क्षेत्र है यहाँ पे, जिसको कि पुष्कलावती के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में, संस्कृत नाम है जो कि पश्चिमी गंधार था, वहां का शासक था जो कि पहला सैन्य दल था जहाँ पे कि जिसकी कि दो सेनापति नियुक्त किए गए थे सिकंदर ने, हेफिस्तान और पेड्रियस नाम की जो दो सेनापति थे, उसका मुकाबला होता है पश्चिमी गंधार का राजा अस्तक से, जिसको कि आस्तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो पहला दल था सेनापति, दो सेनापतियों का, उनका बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध होता है, युद्ध का सामना होता है जो कि लगभग 30 दिनों तक ये युद्ध चलता है। और इसमें भारतीय राजा जो है ना वो कहीं ना कहीं पे अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर पाता है और लड़ते हुए मारा जाता है, जिसका नाम था अस्तक, जो कि पश्चिमी गंधार का राजा था। तो उस राज्य को जब वो जीत लेती है सेना, जो कि सेनापति थे दो सेनापति, तो वहां पर एक संजय नाम का व्यक्ति था, उसको वो राज्य सौंपकर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। वो सैन्य दल सिंधु नदी की पर पहुंच जाता है, यानी कि सिंधु नदी का उनका टारगेट था, तो सिंधु नदी पर वो पहुंच जाते हैं। अब बात आती है दूसरे दल की, जिसका कि नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर। पहला जो दल था वो सिंधु नदी पहुंच जाता है, क्योंकि सिंधु नदी का ही टारगेट था, जो कि हेडिंग आपको दिख रही है सिकंदर का सिंधु की ओर प्रस्थान। तो सिकंदर का एक दल जो कि गंधार जो राजा है उस अस्तक को हराने के बाद में सिंधु नदी तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा जो नेतृत्व था, जो कि सिकंदर जिसको लीड कर रहा था, उसने कपिसा और तक्षशिला के बीच में बसी हुई बहुत सारी ऐसी अनेकों लड़ाकू जनजातियां थी, उनके साथ में उसने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में ये एरियन ने इसको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियां, एरियन एक लेखक है जिसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियां थी, जिसमें कि एस्पिसियन, गोरियन और अस्केनिया नाम की यहाँ पर जनजातियां निवास करती थी। तो सर्वप्रथम इसने कुनूर घाटी के एस्पिसियन के साथ में युद्ध किया सिकंदर ने, और उसके कड़े प्रतिरोध के बाद भी उनको हरा दिया सिकंदर ने। सिकंदर की यहाँ पे लगातार विजयी हुई है, यानी कि वो एक के बाद में एक जितनी भी जनजाति क्षेत्र थे या फिर जो भी यहाँ पर छोटे छोटे राजतंत्र या गणतंत्र थे, उनको हराता हुआ ये आगे बढ़ता चला गया। इसके पश्चात उसने निसा की ओर बढ़ा। निसा के बाद में निसा की जनजातियों को बिना युद्ध किए ही यहाँ पर जो निसा का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो जनजाति के लोग थे, उन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उन्होंने ये कहा था कि हम तो यूनानी के ही वंशज हैं, और इस तरीके से वो वहां से बहुत ही हंसी खुशी आगे बढ़ता चला गया। उसके पश्चात उन्होंने सिकंदर ने जो गोरियनों थे, गोरियनों की जो प्रदेश थे वो भी जीते,
और वहां पर अश्वक के राज्य में प्रवेश किया, जिसकी राजधानी क्या थी, मसंग थी। जो कि मैंने आपको उस समय जब 28 जो छोटे छोटे राज्य थे तब मैंने आपको इसके बारे में बात की, ठीक है ना। तो उनके साथ में भी एक बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में वो सिकंदर से परास्त हो गए थे। और यूनानी लेखकों ने इसके बारे में जानकारी दी है, ये विवरण मिलता है उनके लेखों में कि इस राज्य की स्त्रियों ने पुरुष की मृत्यु, यानी कि जो अश्वक राज्य था उस राज्य के जितने पुरुष थे, जब पुरुष की मृत्यु हो जाती है, उनको मौत के घाट उतार देता है, उनको सिकंदर मार देता है। देन उसके बाद में वहां की जो स्त्रियां होती हैं, उन पुरुषों की जो पत्नियां होती हैं या फिर जो जितनी भी समस्त स्त्रियां होती हैं, वो सिकंदर के साथ में युद्ध करती हैं। लेकिन सिकंदर यहां पे भी नहीं मानता है और वो उस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार देता है, यानी कि सबको खत्म कर देता है वो वहां से। फिर वो वहां से आगे बढ़ता है और मशक के बाद में वो वाजिरा, जिसको कि विरकोट कहा गया है, और ओरा, जिसको कि उदग्राम के नाम से भी जाना जाता है, उसको जीतता हुआ सिकंदर पुष्कलावती आ जाता है। पुष्कलावती, ठीक है ना, यहाँ पे कि उसकी दूसरी सेना ने पहले ही अधिकार कर रखा था, ठीक है ना। पुष्कलावती, जिसको कि गंधार, पश्चिमी गंधार के नाम से जाना जाता है, जो कि सिंध नदी के निकट में था। तो सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश में उसने यहाँ पर एक प्रांत संगठित किया, ठीक है ना। और यहाँ पर निकोनोर को यहाँ का छत्रप नियुक्त किया, यानी कि यहाँ पर वो उस क्षेत्र को विजित करता है, वहां पर वो छत्रप नियुक्त करते हुए वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, जब पुष्कलावती आ जाता है तो पुष्कलावती के पास में वहां पर एक पूरा प्रांत बनाता है, वो प्रांत में निकोनोर को यहाँ का छत्रप नियुक्त करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। फिलिप के नेतृत्व में एक जो सैनिक जत्था है वो पुष्कलावली में ही रख दिया जाता है, जिसकी कि वहां की जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जा सके, ठीक है ना। पुष्कलावली तथा सिंधु के बीच में छोटे छोटे प्रदेश थे, उसको जीतता हुआ उसने निचली काबुल घाटी पर स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बना ली थी। फिर वो आगे बढ़ता है, सिंधु पार करने के लिए पूर्वी कुछ स्थानीय जो सहायक थे, ठीक है ना, उन्होंने उसकी मदद की, ठीक है ना, जिसमें कि शशिगुप्त को जो शासक नियुक्त किया था, जिसने कि उसने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है ना, उसको वहां का राजा नियुक्त कर देता है। कहाँ का, सिकंदर ने ऑर्नियस पर, जो ऑर्नियस एक क्षेत्र था वहां उसके गढ़ पर कब्जा कर लिया था, तो यहां उसने शशिगुप्त को शासक नियुक्त कर दिया था, ठीक है। शशिगुप्त के बाद में इस स्थान से सिकंदर वर्तमान ओहिंद के समीप सिंध नदी के तट पर आ जाता है, ठीक है। जब सिंध नदी पर आ जाता है तो उसने वहां पे सेनापतियों ने पहले ही वहां पर एक नाव का पुल बना दिया था, नाव का पुल बना के रखा था। तो उस पुल पर क्या ना काफी समय तक फिर क्या ना कि कोई सिकंदर थोड़ा सा आराम करता है वहां पर, ठीक है ना। 1 महीने के आसपास वहां पे वो विश्राम करने के पश्चात में 326 ईसा पूर्व बसंत के ऋतु आ जाती है उस समय। और बसंत ऋतु में यूनानी विजेता जो था वो सिंधु नदी पार कर भारत की भूमि पर इसने ये कदम रखता है, यानी कि सिंधु नदी के बाद में जो क्षेत्र आता है वो भारत की भूमि आ जाती है, तो भारत की भूमि पर ये कदम रखता है। और यहाँ पर सिंधु पार करने के बाद में तक्षशिला के शासक, क्योंकि तक्षशिला जो था वो भारत का हिस्सा था, सिंधु नदी के पार था, तक्षशिला का शासक आम्भी, जिसका राज्य सिंधु से लेके झेलम नदी के बीच में फैला हुआ था। तक्षशिला का राजा आम्भी, जो कि जिसका राज्य कहाँ था, सिंधु नदी से लेके झेलम नदी के बीच में फैला हुआ था, ठीक है ना, ने उसकी जो प्रजा थी उसकी सेना ने सिकंदर का बहुत ही ज्यादा स्वागत किया और पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि पहले से ही उसने ये विश्वास और ये इस तरीके का कमिटमेंट सिकंदर के साथ में कर रखा था, और जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो उसकी राजधानी में सिकंदर का बहुत ही भव्य स्वागत होता है, ठीक है ना। तक्षशिला के दरबार में यहाँ के आस पड़ोस के जितने भी छोटे छोटे जो राजा थे वो सिकंदर के सामने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ साथ उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि आम्भी के आजू बाजू के जो छोटे राजा थे वो पहले से ही नतमस्तक हो गए थे, और वो अपने साथ में जब दरबार लगा तक्षशिला में तो उस दरबार में वहाँ के आजू बाजू के राजा पहुंचे, उन राजाओं ने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया, पूरी तरीके से बैंड हो गए थे सिकंदर के सामने।
तो इस प्रकार तक्षशिला में उसने बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई और सेलिब्रेट किया पूरी तरीके से सिकंदर ने। और झेलम तथा चिनाब के जो मध्यवर्ती प्रदेश के शासक था उस समय, झेलम और चिनाब के बीच में एक प्रदेश था, ठीक है ना, जिसको कि पुरु राज्य कहा जाता था। वहां का राजा था पौरस, ठीक है ना। जब वो वहां पे पूरी तरीके से आनंद ले रहा था, खुशियों की आनंद ले रहा था, तो वहां से उसने मैसेंजर एक पहुंचाया किसके पास में, पौरस के पास में, जो कि झेलम और चिनाब नदी के बीच में एक प्रदेश था, पुरु राज्य, उसका राजा था पौरस। और उससे कहा कि वो आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि अपने आप को सिकंदर के सामने झुक कर आ जाए और अपने राज्य को सिकंदर के सामने सौंप दे, यानी कि पूरी आत्मसमर्पण की मांग की। पौरस जैसे स्वाभिमानी, बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी राजा था वो, ठीक है ना, लेकिन वो अपनी स्वाभिमान को ताक पे रखते हुए कभी भी अपने राज्य को किसी दूसरे के हाथ में सौंपने के लिए राजी नहीं हुआ। और उसने इस शर्त को क्या किया, ठुकरा दिया, जो कि उसके मर्यादा के पूरी तरीके से विरुद्ध थी। और उसने उस मैसेंजर से ये कहलाया भेजा कि हम आपकी युद्ध क्षेत्र में आपका हम इंतजार करेंगे, हम अपने राज्य को आपके हाथ में नहीं सौंपेंगे, हम आपके साथ में युद्ध करेंगे, और युद्ध में अगर आप हमें हरा देते हैं तो उसने पूरी खुली चुनौती दे दी। और चुनौती के बाद में वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो ये जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट की। अगला जो टॉपिक होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक अपन कंप्लीट करेंगे पहला पार्ट, देन उसके बाद में अगले में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिकंदर का अभियान कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको अगला टॉपिक दूंगा, जो कि अगला टॉपिक होगा झेलम का युद्ध। क्योंकि यहाँ पर जो झेलम का युद्ध होता है वो युद्ध होता है पौरस के साथ में, जिसको कि जो नदी थी झेलम, जिसका कि प्राचीन नाम बितिस्ता था, बितिस्ता का युद्ध भी बोलते हैं इसको, और झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, जो कि सिकंदर के साथ में पौरस का और सिकंदर का हुआ था। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो उस वीडियो को भी आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले वाले वीडियो भी आप कंप्लीट कीजिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मिले रहेंगे, तो उसको भी आप देखिए कंप्लीट कर सकते हैं। लगातार एक के बाद में एक पूरे टॉपिक कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिससे कि आप हिस्ट्री को पूरे एक के बाद में एक सीक्वेंस वाइज आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो जिसमें कि झेलम नदी पर जो युद्ध होता है सिकंदर और पोरस का, उसकी पूरी जानकारी मैं इसमें कंप्लीट करूंगा, उसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप ट्यून कीजिए, और वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं आप वॉच कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।